Hello everyone. So we have started series for macroeconomics. This is going to be your lecture number 6. Okay. आई नो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको वीडियोस आने में. मेरा भी थोड़ा स्टडी स्केड्यूल आउट ऑफ ट्रैक था. अभी आ रहा है धीरे धीरे ट्रैक पे. ठीक है. आज हम करेंगे दैट इज़ द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया. ओके. सो सबसे अगर हम टॉप पे देखते हैं वी हैव आरबीआई. ठीक है, ये तो सबको पता होगा. अब इसके अंडर क्या होते हैं, स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं. ठीक है. अब स्केड्यूल्ड बैंक्स के भी अंदर कौन से होते हैं, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स. हम धीरे धीरे मतलब आगे जाके इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे क्या स्केड्यूल बैंक क्या है या नॉन स्केड्यूल बैंक क्या है. सो कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, गवर्नमेंट का जो उसमें शेयर होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन 50% होता है. फिर आपके रीजनल रूरल बैंक्स बनाए जाते हैं. कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं. कोऑपरेटिव में भी आपके कौन से होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल हो गया, प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज एंड ऑल दैट. ठीक है. चलिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे दैट व्हाट आर एसेट्स एंड लाइबिलिटी. एसेट तो आपको सबको पता होगा कि जो चीज़ मेरी है, ठीक है, मेरे को किसी को वापस नहीं लौटानी है, तो दैट इज़ माई एसेट. ओके. अब अगर आप एक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो वो बैंक की लाइबिलिटी है, बिकॉज बैंक को वो लौटाना पड़ेगा आपको, तो वो तो उसकी लाइबिलिटी है. बट अगर एक बैंक जो है वो आपको लोन दे रही है तो उस लोन पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को. अब ये वाला इंटरेस्ट बैंक को किसी को वापस नहीं देना, तो ये जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक का एसेट होगा. ठीक है. अब बात करते हैं स्केड्यूल बैंक. जो स्केड्यूल बैंक्स हैं वो कौन से, आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934 है, तो उसके अंडर मेंशन किए गए जो बैंक्स हैं वो क्या है आपके सेकंड स्केड्यूल के, मतलब जो आरबीआई एक्ट है उसका जो सेकंड स्केड्यूल है उसमें इन बैंक्स का मेंशन किया हुआ है. अब अगर एक बैंक को स्केड्यूल बैंक बनना पड़ेगा तो उसको एक सर्टन क्राइटेरिया को क्या करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहे मतलब जो भी रिजर्व्स होते हैं तुम्हारे पास वो 5 लाख से कम तो नहीं होने चाहिए, पहली बात. दूसरी बात है उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी बैंक्स उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा आरबीआई को दैट देयर फंक्शंस. फॉर एग्जांपल कि उनको बैंक को बताना पड़ेगा या फिर एक जस्टिफाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा आरबीआई को कि हम जो भी कर रहे हैं वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में कर रहे हैं. ठीक है. और क्या है, बैंक नीड्स टू बी अ कॉरपोरेशन. एक कॉरपोरेशन होना चाहिए, ना कि एक सोल प्रॉपर्टीशिप या पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए, एक कॉरपोरेशन की तरह काम करे. एंड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फिर फैसिलिटीज़ हैं दैट आर ऑब्टेन्ड बाय, या फिर जो फैसिलिटीज़ इंजॉय करी जाती हैं स्केड्यूल बैंक्स के द्वारा. सो फर्स्ट वी हैव इज एलिजिबल है कि वो क्या कर सकते हैं, कर्जा दे सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं, वो डेट वगैरह या फिर लोन वगैरह ले सकते हैं वो बैंक रेट पे, किससे, आरबीआई से. कि अगर आरबीआई के पास पैसा है तो आरबीआई पैसा दे सकता है, देता है बैंक्स को, तो ये स्केड्यूल बैंक्स को देता है ऑन द बैंक रेट. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक मेंबरशिप मिल जाती है ऑफ क्लियरिंग हाउस. क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि ऑटोमेटिक मेंबरशिप. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इमरजेंसी में फ़ंड चाहिए तो जो भी आपका फेडरल बैंक है या फिर जो भी आपका आरबीआई है और जो बाकी के बैंक्स होते हैं उनमें ये क्या चलता रहता है, एक ट्रांजैक्शन चलता रहता है. फॉर एग्जांपल अगर बैंक को पैसा चाहिए, इमरजेंसी चाहिए, तो वो आरबीआई से ले सकते हैं. दैट इज़ द मेंबरशिप ऑफ द क्लियरिंग हाउस. ओके. नेक्स्ट इज दे कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ री डिस्काउंट हो सकता है और फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स फ्रॉम आरबीआई. आरबीआई से मतलब उनको क्या मिलते हैं, रीडिस्काउंट भी मिल सकते हैं. एंड लिस्ट इंक्लूड एसबीआई है, उनकी सब्सिडरीज हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, फॉरेन बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. ठीक है. अब आते हैं नॉन स्केड्यूल बैंक. नॉन स्केड्यूल बैंक्स दे आर नॉट मेंशन इन सेकंड स्केड्यूल एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन्स. उनको आरबीआई से लोन के लिए वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, बट इन केस अगर उनको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो तब ले सकते हो. ठीक है. एंड इनको भी फॉलो करनी पड़ती है कंडीशन ऑफ सीआरआर, जो कैश रिजर्व रेशो है, कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है
वो रखनी पड़ती है किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी पड़ती है, वो भी इन पे अप्लाई होती है, बट वो अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल का मतलब ही क्या होता है कि तुम अपने पर्पसेस के लिए कर रहे हो। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, ठीक है, ये स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल दोनों हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, एंड वही जो बैंक का काम है सिंपली, ठीक है, एक्सेप्ट किया और फिर जिसको ज़रूरत है उसको दे दिया पैसा। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ये रेगुलेट करते हैं एंड ऑपरेट ऑन फॉर प्रॉफिट बेसिस, मतलब कि वो अपना प्रॉफिट देखने के लिए काम करते हैं। ओके, अब आता है रीजनल रूरल बैंक्स। अब क्या होता था, कुछ कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं या फिर विलेजेस होते हैं जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स बनेंगे। ठीक है, अब ये किसने रेकमेंड किया था, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप था, उसने रेकमेंड किया था। और ये कब आया एग्जिस्टेंस में, 1970। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी जाएंगी उन लोगों को जो रूरल एरियाज में है, स्पेशली आपके जो वीकर सेक्शंस हो गए, जो ऐसे छोटे मोटे जो फार्मर्स हो गए या एग्रीकल्चर लेबर्स वगैरह हो गई। ठीक है, कौन से एक्ट से मतलब इसको सेटअप किया गया था, आरआरबी एक्ट से वो किया गया। एंड आरआरबी जो होती है वो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं आपके। रेगुलेट कौन करता है, नबार्ड करता है। नबार्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। अब देखते हैं कि जो आरआरबी में कंट्रीब्यूशन की बात होती है, पैसा कहाँ से लेगा आरआरबी, कहीं से तो लेगा। तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा पैसा, एंड बाकी 35% स्पॉन्सर बैंक देता है। अब स्पॉन्सर बैंक क्या होता है, ये वो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है जो पर्टिकुलर आरआरबी के लिए ही सेटअप किया जाता है ताकि उसको स्पॉन्सर करे वो, है ना, पैसा वैसा दे। एंड वो बाकी का 15% जो बचेगा वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि आरआरबी को भी तो फंड चाहिए ना देने के लिए, तो वो कहाँ से लेगा, स्पॉन्सर बैंक से, ओन फंड्स है, डिपॉजिट्स है, नबार्ड है। ओके, चलिए अब आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स। क्या होता है कि हर एक बैंक को एक पीएसएल दिया जाता है, मतलब एक पीएसएल टारगेट मतलब पब्लिक सेक्टर लेंडिंग टारगेट दिया जाता है कि अगर आप इतना लोन ले रहे हो, इतना हमसे पैसा ले रहे हो, तो आपको उसका कुछ परसेंट पब्लिक सेक्टर में डालना पड़ेगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, कुछ कुछ ऐसे प्रायोरिटी में सेक्टर्स होते हैं, उनमें पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, अब रीजनल रूरल बैंक अब 75% तो उसी में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इनका एजेंडा यही है ना कि दूर दूर के गाँव में जैसे एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में प्रॉफिट उतना नहीं है, बट आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, आपको फार्मर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। सो आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखते हो, बल्कि क्या करते हो, जो भी मार्जिनल ग्रुप है उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करते हो। ठीक है, आप ये देख सकते हो ग्रामीण बैंक्स होते हैं, है ना, वो इसीलिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज नबार्ड। ओके, अब नबार्ड वॉज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई भी एक्ट से जो सेटअप करी हो। कौन सा एक्ट था, नबार्ड 1982 का एक्ट था, 1981 में इस्टेब्लिश 82 में हुआ, बट नबार्ड आया था। दैट इज ये वो बैंक हुआ करता था किसके लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन बॉम्बे एंड पी सेवारमन कमेटी थी, उनके रिकमेंडेशन पे हुआ। ऑथराइज कैपिटल इतना था। देखिए क्या हुआ, 2019 में आरबीआई ने नबार्ड को किसको बेच दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। इसीलिए अभी नबार्ड जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई गांव में कोई इंफ्रा बन रहा है, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट फंड स्कीम है, तो ये सब देखेगा। अब ये क्या करता है, फाइनेंस करता है, पैसा देता है, ठीक है, क्रेडिट देता है, ताकि रूरल एरियाज में अच्छी खासी डेवलपमेंट हो पाए। ये रीफाइनेंस करेगा जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बात की रीजनल रूरल बैंक, दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना। इसको पैसा कहाँ से चाहिए, कहीं से तो चाहिए। इसलिए नबार्ड जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स को जाके पैसा नहीं देगा। नबार्ड किसको पैसा देगा, रीजनल रूरल बैंक्स को ना। ये आरआरबीज जाके किसको देगी, फार्मर्स को पैसा देगी। ठीक है, तो वो नबार्ड डायरेक्टली नहीं देता। ओके, चलिए अब आता है जो हम बात कर रहे थे पब्लिक सेक्टर लैंडिंग की ना। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, पब्लिक सेक्टर या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है कि कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई वल्नरेबल है, वो एरियाज जो वल्नरेबल हैं एंड पर हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ पे ऐसे जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं,
सो उन पे वो बहुत वल्नरेबल है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत वल्नरेबल है ना। उनको लोग जल्दी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम प्रॉफिट बेसिस ना देखते हुए उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में काम करेंगे, एंड विच मे नॉट बी अट्रैक्टिव फॉर द बैंक्स। अब बैंक्स के लिए ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। कल को मैं बोलूँगी तुम एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए तुम लोन दो, तो वो थोड़ा रिलक्टेंट होते, क्योंकि वापस चुकाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है बाकी सेक्टर से, ठीक है। तो वो इतना नहीं करते, वो चाहते कि हम कहीं ऐसी जगह पैसा दें जहाँ से उनको अच्छा खासा, लाइक वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करे पैसा जहाँ से उनको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए, है ना। सो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं प्रायोरिटी, जैसे एग्रीकल्चर, छोटी छोटी एमएसएमईज हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन हो गया, है ना। बाकी के भी होते हैं, लाइक योर वीकर सेक्शन हो गया, डिस्ट्रेस पर्सन है, या स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC/STs एंड ऑल दैट, ओके। अगर RBI के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो PSL जो है वो कम से कम 40% होना ही चाहिए। जितना भी आप लोन दे रहे हो उसमें से 40% आपका जाना ही चाहिए, एंड 10% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस और 10% ऑफ टोटल, विच एवर इज़ हायर। अब उसने उसमें से भी बोला है कि जो भी आप प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस दे रहे हो उसमें से जो 10% है वो कम से कम किसको जाना चाहिए, वीकर सेक्शंस को जाना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनका 70% उनको देना पड़ता है, RRB भी 70%। जो कमर्शियल है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, उनको अपने जितना भी वो क्रेडिट दे रहे हैं, जितना भी वो लोन दे रहे हैं, उसका 40% देना पड़ता है, ठीक है, मतलब PSL को। वैसे ही फॉरेन बैंक्स हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव्स हो गए, इनका आप देख सकते हो, ठीक है। अब PSL सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ठीक है, ओके। मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनके पास जितना उनको क्रेडिट चाहिए उतना अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, जिसमें मेजॉरिटी के स्टेक जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, जैसे ये PNB हो गया, SBI हो गया। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें तो जो मेजॉरिटी के शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास होते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा। आजकल कोटक के बहुत अकाउंट खुल रहे हैं, है ना। ICICI हो गया, आप देखोगे इस पर बहुत सारे ऑफर भी चलते रहते हैं। क्यों ऑफर्स चलते हैं? क्योंकि प्राइवेट है ना, उनको प्रमोट करना है अपना, है ना, प्रॉफिट के लिए। चलिए कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर हम बात करें, अब कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव सबको पता ही है ना। सो जितने ये जो बैंक्स हैं रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो भी, फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि जो भी उसके मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर देखते हैं, है ना। एम क्या होता है कि फंडिंग कर देना, जैसे किसी को पैसा चाहिए, एक बार में किसी को पैसा चाहिए तो वो उस बंदे को दे देगा, जैसे जहाँ एग्रीकल्चर के लिए या कोई सेक्टर के लिए या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए छोटी मोटी, तो ये पैसा देते भी हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, ये तो आपको पता है। प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, PSL इसको अप्लाई नहीं होता है, रिजर्व रेशोज अप्लाई नहीं होती है इन पे, स्टेट लॉ से एस्टैब्लिश किए जाते हैं, और रेगुलेट कौन करेगा? RBI सबका करता धरता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज डेवलपमेंट बैंक्स। अब डेवलपमेंट बैंक्स का एजेंडा क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक्स का काम क्या होता है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना, ठीक है। लंबे समय तक आप क्रेडिट दे रहे हो फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए कैपिटल का, एंड ये लो रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब धीरे धीरे बहुत कम रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे अर्बन इंफ्रा है, जैसे रोड्स वगैरह का काम है ना, माइनिंग की काम हो गया, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, इरिगेशन सिस्टम एंड ऑल दैट, ओके। और ये ऑफन क्या करते हैं, कम रेट पे देते हैं और स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए ना, पैसा चाहिए तो उनको देना पड़ेगा किसी को तो किसी को। फिर उसके बाद है डिफरेंट फ्रॉम, ये कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होते हैं, कैसे? बिकॉज ये क्या करता है, ये क्या करता है आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट देता है कमर्शियल बैंक, बट डेवलपमेंट बैंक लंबे लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंशिएटेड बैंक्स। अब डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं? इनको लाइसेंस तो RBI देता है, बट ये क्या करते हैं, बहुत कुछ स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, मतलब हर एक बैंकिंग सर्विसेज नहीं देंगे, कुछ कुछ देंगे, एंड वो भी सिलेक्टेड एरियाज में से, नहीं हर जगह दे रहे, सिलेक्टेड एरियाज में। इनका एम क्या होता है
कि जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी नहीं है बैंकिंग फैसिलिटीज़ की वहाँ पे दी जाए, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन पेमेंट वगैरह हो जाए। अब ये बहुत सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स दे सकते, जैसे क्रेडिट तो दे सकते हैं, पेमेंट्स डिपॉजिट वगैरह दे सकते हैं विद आरबीआई रेगुलेशन। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, आपके होते हैं पेमेंट बैंक्स होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं। अब ये जो पेमेंट बैंक्स जो थे उनको किसने रिकमेंड किया? नचिकेत कमेटी थी, उसने वो किया। ये भी बाकी बैंक्स की तरह होते हैं, बट ये बहुत छोटे स्केल पे वर्क करते हैं, ठीक है, लार्ज एरिया पे नहीं, बट छोटे स्केल पे वर्क करते हैं। ये कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज एंड कैन नॉट एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट्स। ये एनआरआई डिपॉजिट्स नहीं कर सकते और ये लेंडिंग एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है? क्रेडिट रिस्क इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें क्रेडिट रिस्क का वही नहीं होता, ठीक है, रिस्क नहीं होता इसमें। एंड ज़्यादातर तो ये बैंकिंग ऑपरेशन करती है, बट ये लोन्स नहीं दे सकती या फिर इशू नहीं कर सकती क्रेडिट कार्ड्स को, ओके, ठीक है, मतलब क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती और लोन्स नहीं दे सकती, एडवांस लोन नहीं दे सकती, ओके, एडवांस लोन्स नहीं दे सकती, बट हाँ इशू कर सकती है क्रेडिट, इशू नहीं कर सकती क्रेडिट कार्ड्स को, ओके। अब ये क्या कर सकती है? डिमांड डिपॉजिट ले सकती है सिर्फ, कि ठीक है मैं वही डिपॉजिट लूँगी जो तुम्हें डिमांड पे चाहिए, ओके, जैसे सेविंग करंट, और कोई टाइम डिपॉजिट नहीं है, ये एफडी वगैरह के सीन नहीं कि तुम्हें इंटरेस्ट रेट देगा, नहीं, सिंपल बैंकिंग फैसिलिटीज़ दे रहा है। और ये अपनी सब्सिडरीज को भी सेटअप नहीं कर सकता, ओके, एंड रजिस्टर्ड होता है ये वाले एक्ट के अंडर, सिंपल। अब आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये क्या करती है? डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगी, लेंडिंग भी करेगी टू अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड सेक्शंस को, ओके। मेजर फोकस वही आ जाएगा आपका, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को। बाकी का भी नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज दे सकती है, जैसे पेंशन प्रोडक्ट्स वगैरह कर सकती है, बट उसके लिए भी उसको आरबीआई का अप्रूवल लगता है, ठीक है। इसको भी नचिकेत मोर कमेटी ने किया था और उसने बोला था दैट इट इज़ मैंडेटरी कि कम से कम 25% इसकी जो बैंकिंग आउटलेट्स होनी चाहिए, मतलब ये खुलना चाहिए। कहाँ पे खुलना चाहिए? जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ या रूरल सेंटर्स में नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। व्हाट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? 55 में मतलब कि जो हमारा आरबीआई है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। और उसने क्या किया? एसबीआई को बनाया ताकि वो क्या करे? एक प्रिंसिपल एजेंट बने आरबीआई का, और जितनी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे यूनियन की है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है, ऑल ओवर द कंट्री ये ट्रांजेक्शन्स करता है, ओके। अब 69 में इतने कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, सेकेंड फेज में भी हुआ था, बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो ये इतना काम का है नहीं, बस ऊपर ऊपर से देख लेना ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ओके। होता क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? देखिए, अगर आपने क्या किया है, लोन लिया है बैंक से, ठीक है, दिस इज योर बैंक और ये तुम लोग हो, ठीक है, इधर हो गया, चलो ठीक है। आपने क्या किया? एक बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है, ठीक है, तो बैंक ने आपको क्या कर दिया? लोन दे दिया। अब इस लोन की डेट क्या थी कि आपको 2000 मतलब विद इन 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स, जो भी आपका फ्रेमवर्क है, आपको विद इन 2 ईयर्स क्या करना है? उसको वापस करना है, पूरा का पूरा वापस होना चाहिए। आपको उसने फ्रेमवर्क दिया 2 ईयर्स का, बट आप कर नहीं पाए उसको, चुका ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज तुम्हारे पास है ही नहीं है, लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है, बट तुम नहीं चुका पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट थी आपकी 9 मार्च 2024 और 2025 आ गया, ठीक है। आपका था कि यार 9 मार्च 2025 को आपको क्या करना, आपकी ड्यू डेट है कि ये लास्ट डेट है, आपको यहाँ तक आपको अपना लोन देना ही देना है, बट कुछ चीज़ों की वजह से, या फिर हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है, या जो भी रीज़न आप नहीं लौटा पाते हो, और वो जो ड्यू डेट है वो 90 दिन तक एक्सटेंड हो जाती है। एक्सटेंड वो नहीं करते, मतलब तुम और 90 दिन तक, मतलब कि डेट ये थी, बट अभी और 90 डेज प्लस हो चुके हैं, बट स्टिल आपने अभी तक अपना लोन वापस नहीं किया है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब ये वो एसेट्स हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। अब बैंक का एसेट क्या होता है? जो तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, जो उसने तुम्हें लोन दिया है,
अब लोन पे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट वो चार्ज करते ही है ना, तो वो तो तुम उसको देते हो बैंक को, तो दैट इज बैंक्स एसेट, राइट, क्योंकि वो उसको वापस नहीं करना पड़ता इंटरेस्ट, तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। बट अब तुम क्या कर रहे हो, तुम तो लोन ही वापस नहीं दे रहे हो, ड्यू डेट से भी 90 दिन ऊपर चला गया, तो इसका मतलब वो जो एसेट है जो उसने लोन दिया था, बैंक ने किसी को भी दिया था, अब वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग बन चुका है। सो क्या क्राइटेरिया रहता है, दैट एनपीए इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट जो भी होता है, रिमेन्ड ओवर ड्यू हो गया है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days, मतलब 90 days तक। तो ये ज़्यादातर एनपीए किसके उसमें होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स वगैरह में ज़्यादा एनपीएज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ छोटी छोटी एमएसएमईज वगैरह होती हैं। अब क्लासिफिकेशन देखिए क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है लॉस एसेट्स, ठीक है, इसमें भी कैटेगरी होती है, ठीक है। अब एनपीए की कैटेगरी है ये, ठीक है, एनपीए की कैटेगरी है। अब सब स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट होता है जो एनपीए में ही है, एनपीए मतलब 90 दिन ओवर ड्यू हो गया वो जो तुम्हारी चीज़, तो अगर वो एसेट जो है वो एनपीए में रहता है फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू, अगर वो 12 महीने या 12 महीने से कम तक अगर वो एनपीए में रहता है कोई भी एसेट, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब स्टैंडर्ड एसेट है, मतलब कि उसके वापस लौटाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई ना, ठीक है, कि चलो वापस तो किया। लॉस एसेट का मतलब क्या होता है, अनकलेक्टेबल, मिला ही नहीं है बैंक को, ठीक है, और इतनी कम वैल्यू है दैट इट्स कंटिन्यूएंस ऑफ बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड, कि पता ही नहीं है कि यार ये एसेट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ऑल्दो देयर मे बी, मतलब ये होता है लॉस एसेट मीन्स 12 मंथ से भी ऊपर हो गया है ना, तो इसका मतलब श्योरिटी नहीं है कि वो क्रेडिट जो तुमने दिया उसको वो इंटरेस्ट पे करेगा उस पर कि नहीं करेगा, या लोन वापस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब ओरिजिन कब हुआ था एनपीए का, 2004, 5, 8 के अराउंड अबाउट हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, आपका कमर्शियल क्रेडिट डबल हो गया था, मतलब कमर्शियली क्रेडिट ज़्यादा दे रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, ठीक है। 1990s का जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो वो हुआ था ना लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म्स ने क्या कर दिया, एक मार्केट को एक्सटेंड कर दिया था, थोड़ा एक्सेस जो है मार्केट का, बाहर ग्लोबलाइजेशन कर दिया, बाहर बेच सकते हो, तो ये सब चीज़ें थी, तो उसके लिए अब इंडस्ट्रीज बन रही थी या फिर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही थी, तो उसके लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो इसीलिए क्या करिए बैंक्स ने ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रेडिट, अब ज़्यादा से ज़्यादा जब कमर्शियल क्रेडिट तुम्हें मिल रहा है तो इंडियन फर्म्स ने क्या किया, बोरो करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, ताकि जो जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ना लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से, तो ताकि हम उसको भी अवेल कर सकें, तो उन्होंने क्या कर लिया, बोरो करना शुरू कर दिया। अब जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट थी कहाँ गई, टेलीकॉम सेक्टर या पावर सेक्टर में, है ना, यही गई। तो क्या हुआ, अब उसने पैसा तो ले लिया टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ने या फिर पावर जो जहाँ पे बनाना था, पैसा तो ले लिया अभी उसने। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लैंड उन्होंने लिया, लैंड पे अगर कोई इंडस्ट्री या कोई प्लांट वगैरह तुम्हें बनाना है तो लैंड एक्विजिशन का जो आप बोल सकते हो, लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस था वो एक्वायर करने का, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था कि जल्दी से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, जिससे वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे और वो अपना लोन वापस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो देयर वर प्रॉब्लम्स इन एक्वायरिंग लैंड, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। फिर मार्च 2018 में क्या हुआ, अगर हम मार्च 2018 की बात करें, जो कमर्शियल बैंक्स का एनपीए था, मतलब कमर्शियल बैंक्स का जो एनपीए था वो कितना था, कम से कम 11.2 ऑफ देयर एडवांसेज, जितना उन्होंने दिया 11.2% उनको वापस ही नहीं मिला, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक का तो और होता है, क्यों होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन होता है, मतलब वो होता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए कम सोच के उन सेक्टर्स को देती है, पैसा देती है ताकि वो आगे बढ़ पाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एग्रीकल्चर, तो फार्मर्स को सब्सिडीज दी जाती हैं और पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, कम रेट्स पे दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर पाए और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके, है ना। तो अभी अगर वो, अब जैसे आप देखते हो ना, फार्मर वेवर होता है, लोन वेवर होता है कि लोन है, फार्मर ने अगर कोई लोन लिया है तो उसको वेव कर दिया कि ठीक है, फार्मर्स को लोन वापस चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बर्डन किस पे आएगा, बैंक पे आएगा। अब बैंक को कौन पैसा देगा, गवर्नमेंट कहीं से तो भी जुगाड़ करके फिर बैंक को पैसा देगा, है ना।
तो पब्लिक सेक्टर बैंक पे ज़्यादा था। फिर उसके बाद अगर 2019 में देखो तो थोड़ा बहुत गिरा था, बट उतना भी नहीं है। सो नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू हैंडल एनपीएज, दैट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।